सॉल्यूशंस के चैप्टर में एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो राउट्स लॉ का है। और ये एक्चुअली उन सॉल्यूशन से डील कर रहा है आपके सिलेबस के मुताबिक, जिनमें एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को किसी वोलेटाइल सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करके सॉल्यूशन बनाया गया हो। जैसे आप जानते हैं कि वोलेटाइल सब्सटेंसेस वो होते हैं जो वेपर्स में चेंज होते हैं। तो अमूमन जब हम लिक्विड सॉल्यूशन बनाते हैं तो जो सॉल्वेंट होता है वो अमूमन ज़ाहिर है लिक्विड है, तो ज़्यादातर लिक्विड जो हैं वो वोलेटाइल होते हैं और वेपोराइज होते रहते हैं। तो जब आपने किसी वोलेटाइल सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को डिज़ोल्व किया हुआ हो, तो ऐसे सॉल्यूशंस के ऊपर जो राउट्स लॉ है वो कैसे इम्प्लीमेंट होता है और उसकी क्या क्या स्टेटमेंट्स हैं वो आज हम पढ़ेंगे। इसकी एक एग्जांपल आप इस तरह ले सकते हैं कि अगर आप शुगर और वाटर का सॉल्यूशन बनाएं, तो वाटर एक वोलेटाइल सॉल्वेंट है, वेपर्स बनते हैं उसके, जबकि शुगर जो है वो एक नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस है। आप देखते हैं शुगर जो है उसके वेपर्स नहीं बनते, एक सॉलिड है। जब आप उसका सॉल्यूशन भी बना लेते हैं तब भी वो वेपराइज नहीं होती। अलबत्ता जब आप किसी सॉल्वेंट में किसी नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड करते हैं, तो उसके जो वेपोराइजेशन है, सॉल्वेंट की वेपोराइजेशन सॉल्यूशन बनने के बाद, उस पे ज़रूर अफेक्ट होता है। और राउट्स लॉ में यही चीज़ जो है वो उसको डील किया गया है और एक रिलेशनशिप ऑब्ज़र्व किया गया है कि सॉल्यूशन बनने के बाद जो वेपर प्रेशर है वो किसके साथ रिलेटेड है। और हमें ये पता चलता है कि किस चीज़ का अफेक्ट जो है वो किसी सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर पे पड़ता है। एक प्योर सॉल्वेंट का एक अपना वेपर प्रेशर होता है जिसको अमूमन पी नॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है, पी के ऊपर एक ज़ीरो का निशान। जबकि उस सॉल्वेंट से बनाए जाने वाले सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को पी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो राउट्स लॉ की जो फर्स्ट डेफिनेशन है वो उसके मुताबिक किसी ऐसे सॉल्यूशन जो कि नॉन वोलेटाइल सोल्यूट और वोलेटाइल सॉल्वेंट को मिलाकर बनाया गया हो, तो उस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस सॉल्यूशन में इस्तेमाल होने वाले सॉल्वेंट की मोल फ्रैक्शन के। यानी अगर हम सॉल्वेंट की मोल फ्रैक्शन को x1 से रिप्रेजेंट करें, तो हम कह सकते हैं कि वेपर प्रेशर p ऑफ द सॉल्यूशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट x1। ये मैथमेटिकली आप देख सकते हैं, p इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x1। जब हम इसको इक्वेशन में चेंज करते हैं तो हमें कोई कांस्टेंट जो है वो इम्प्लीमेंट करना होता है। यहाँ जो कांस्टेंट इम्प्लीमेंट होगा वो उसकी अपनी एक सिग्निफिकेंस है कि वो पी नॉट से आप उसे रिप्रेजेंट करेंगे और वो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होगा और वही यहाँ पर सॉल्वेंट के तौर पे यूज़ होना है। तो जब आप इस रिलेशन में इस कांस्टेंट को अप्लाई करेंगे तो इक्वेशन बन जाएगी P इज़ इक्वल टू पी नॉट x1। ये राउट्स लॉ की फर्स्ट मैथमेटिकल इक्वेशन है जो कि पहली डेफिनेशन जो मैंने आपको समझाई उससे डिराइव हुई है। दैट इज़ P इज़ इक्वल टू पी नॉट x1। ये P वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है, यानी सोल्यूट ऐड करने के बाद का वेपर प्रेशर। पी नॉट जो है ये कांस्टेंट है और प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी सोल्यूट ऐड करने से पहले। और x1 जो है ये मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट है। अच्छा, इस इक्वेशन को हम रीअरेंज अगर करें और इसमें कुछ चेंजेस करें तो हमारे पास राउट्स लॉ की कुछ और फॉर्म्स आती हैं जो कि खासी यूज़फुल हैं। एक मोस्ट कॉमन फॉर्म जो अभी मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ वो इस तरह हमें हासिल होगी कि अगर हम देखें, हमें पता है कि मोल फ्रैक्शंस का जो सम होता है ये 1 के इक्वल होता है। तो दो मोल फ्रैक्शन हमारे पास बाइनरी सॉल्यूशन में है, एक x1 यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट और दूसरी x2 यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, और इनका सम 1 के बराबर है। या पहले कंसंट्रेशन के यूनिट्स में भी पढ़ चुके हैं, x1 प्लस x2 इज़ इक्वल टू 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि x2 यानी या x1 जो है दैट विल बी इक्वल टू 1 माइनस x2। आप इस इक्वेशन को रीअरेंज करें तो आप देखें ये x1 इज़ इक्वल टू 1 माइनस x2, x2 दूसरी साइड पे चला जाएगा, माइनस हो जाएगा और यू विल गेट 1 माइनस x2। अब हम इस x1 को की जो वैल्यू है यानी 1 माइनस x2, इसको राउट्स लॉ की जो फर्स्ट इक्वेशन हमने बनाई थी p इज़ इक्वल टू पी नॉट x1, इसमें x1 की जगह 1 माइनस x2 पुट कर देते हैं। ये p इज़ इक्वल टू पी नॉट p इज़ इक्वल टू पी नॉट इंटू 1 माइनस x2।
अब ये पी नॉट को अंदर मल्टीप्लाई करें तो P इज़ इक्वल टू पी नॉट माइनस पी नॉट एक्स टू। अब आप क्या करें कि ये पी नॉट जो है इसको P को दूसरी साइड पे ले जाएं, वो दूसरी साइड पे जाके माइनस P हो जाएगा, पी नॉट माइनस P। और ये माइनस पी नॉट एक्स टू जो है इसको भी दूसरी साइड पे ले जाएं तो ये वो दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा और हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी पी नॉट माइनस P इज़ इक्वल टू पी नॉट एक्स टू। अच्छा, ये जो P नॉट माइनस P है ये है डिफरेंस बिटवीन द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। इसको हम डेल्टा P से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये P नॉट माइनस P, इसकी जगह हम डेल्टा P पुट कर देंगे, दैट विल बी इक्वल टू P नॉट एक्स टू। ये जो डेल्टा P है ये वेपर प्रेशर में होने वाली कमी है, यानी लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो एक इक्वेशन बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ से हासिल हुई कि डेल्टा P यानी लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज़ इक्वल टू P नॉट एक्स टू। इस इक्वेशन के मुताबिक राउट्स लॉ की जो स्टेटमेंट बनती है वो कुछ ये होगी कि लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डेल्टा P इज़ इक्वल टू P नॉट एक्स टू, यानी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। इसका मतलब ये हुआ कि जितना आप सोल्यूट ज़्यादा किसी सोल्यूशन में ऐड करेंगे उतना उसमें वेपर प्रेशर में कमी ज़्यादा वाक़ होगी, डेल्टा P विल बी ग्रेटर, यानी सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कम और ज़्यादा कम हो जाएगा अगर आप सोल्यूट की मोल फ्रैक्शन बढ़ाते हैं। मतलब इसको इस तरह समझें कि अगर एक सोल्यूशन आपने बनाया है जिसमें आपने 10 ग्राम शुगर को 1 किलोग्राम वाटर में डिज़ोल्व किया है तो उसमें ज़ाहिर है कुछ वेपर प्रेशर में कमी हो जाएगी। लेकिन अगर आप एक और सोल्यूशन बनाते हैं जिसमें आप 10 की बजाय 20 ग्राम शुगर जो है उसको 1 kg वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो ज़ाहिर है आपने मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इंक्रीज़ कर दी है। तो अब इस नए सोल्यूशन में जिसमें आपने सोल्यूट की मोल फ्रैक्शन x2 को बढ़ाया है, कमी भी वेपर प्रेशर में ज़्यादा होगी, यानी डेल्टा P की वैल्यू ज़्यादा आएगी, यानी सोल्यूशन का वेपर प्रेशर और ज़्यादा कम आएगा। एक फाइनल फॉर्म जो हमें राउट्स लॉ की हासिल होती है उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, वो ये कि यही इक्वेशन 2 को अगर आप रीअरेंज करें और P नॉट को आप लेफ़्ट हैंड साइड पे डिवाइड कर दें क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो आप देखेंगे डेल्टा P ओवर P नॉट इज़ इक्वल टू x2। ये जो डेल्टा P ओवर P नॉट है यानी लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डिवाइडेड बाई वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, इसको कहते हैं रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और इस इक्वेशन के मुताबिक रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है दैट इज़ इक्वल टू x2 यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जिससे आप राउट्स लॉ की एक तीसरी डेफिनेशन जो है और तीसरी स्टेटमेंट जो है वो आप उससे हासिल कर सकते हैं। और वो स्टेटमेंट ये है कि रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर of a solution which is made by dissolving non-volatile solute in a solvent is equal to mole fraction of solute। तो अगर आपको किसी सॉल्यूशन में होने वाली रिलेटिव लोवरिंग बता दी जाए तो आप उसके मुताबिक ये बता सकते हैं कि इसमें सोल्यूट की मोल फ्रैक्शन क्या है, या अगर आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट पता है तो आप ये बता सकते हैं कि इस सॉल्यूशन की रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है।